हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडे न्यू क्लास। पिछली क्लास में हमने अध्याय 8 की शुरुआत की थी और उसमें हमने बीज द्वारा प्रवर्धन किस प्रकार से होता है और बीज द्वारा प्रवर्धन करने के लाभ क्या हैं, हानियाँ क्या हैं और तरीके क्या हैं, किस प्रकार से उसको किया जाता है। फिर जो दूसरी हमने बात की थी वो की थी हमने उपरोपण या फिर वानस्पतिक जो प्रवर्धन होता उसके बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और उसके वानस्पतिक प्रवर्धन करने के तरीके क्या क्या हैं, किन किन विधियों से उसको किया जा सकता है, जिसे हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं, तो उसे वानस्पतिक प्रवर्धन हिंदी में कहा जाता है। आज हम अब शुरू कर रहे हैं यहाँ से अगला जो टॉपिक है वो है दाब कलम, लेयरिंग। पिछले हमने काष्ठीय कलम, शाखीय कलम और मुलायम जो होती है जड़ कलम, पत्ती कलम, फिर तना कलम, फिर कलम द्वारा प्रवर्धन किस प्रकार से होता है, इन छोटे मोटे टॉपिक्स के बारे में अगली क्लास में हमने बात कर ली थी। अब दाब द्वारा कलम जो है, दाब कलम जो है, लेयरिंग जो है, वो किस प्रकार से होती है और पौधे के किन भागों का प्रयोग किया जाता है, यहाँ से क्वेश्चन लगभग 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन बड़ा आता है। कितना आता है? 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है जो कि बड़ा आता है। ठीक है, तो दाब कलम किसे कहते हैं? मात्र पौधे की किसी शाखा या टहनी को बिना उससे पृथक किए उसमें कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न कराने की क्रिया को दाब कलम कहा जाता है। मात्र पौधा यानी कि मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूँ। मेरे पास में कोई एक अमरूद का पौधा है, वो काफ़ी पुराने समय से फल दे रहा है और काफ़ी पुराने समय से उसको उगाया हुआ है और उसकी आयु जो है वो लंबी अवधि से चल रही है, यानी कि वो दीर्घ आयु वाला है। ठीक है, अब मैंने उसमें क्या किया कि उस पौधे की किसी एक शाखा पर, मुझे पौधे की किसी एक शाखा पर मुझे क्या करना है, वहाँ से उसे कृत्रिम रूप देना है। तो मैं क्या करूँगा कि उसकी किसी डाली या किसी शाखा को बिना तोड़े, बिना उस पौधे से अलग किए, मैं क्या करूँगा, कृत्रिम रूप से जड़ उत्पन्न कराने की कोशिश करूँगा और उस जड़ उत्पन्न कराने की जो क्रिया होगी उसको क्या कहते हैं? दाब कलम या लेयरिंग कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब इसका तरीका क्या है? सर, दाब कलम का तरीका क्या है? अब दाब कलम को करने के लिए यहाँ पर सबसे पहला तरीका आता है साधारण दाब, सिंपल लेयरिंग। इसमें क्या करते हैं कि इस प्रवर्धन विधि में 9 माह से पुरानी शाखा के एक स्थान से 2.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल निकाल दी जाती हैं तथा लगभग 15 सेंटीमीटर सीरा भूमि से ऊपर रखकर शाखा को भूमि में दबा देते हैं। लगभग 1.5 माह बाद जड़ें निकलने पर इस शाखा को मात्र पौधे से अलग कर स्वतंत्र पौधा तैयार कर दिया जाता है। यानी कि क्या होता है कि एक 9 माह यानी कि 9 महीने पुरानी शाखा लेते हैं, उसके किसी एक स्थान पर 2.5 सेंटीमीटर जो पेड़ की छाल होती है, अपन उतारते हैं ना, पेड़ की छाल को उतारते हैं या किसी टहनी की छाल को उतारते हैं, तो 2.5 सेंटीमीटर किसी एक शाखा के जो छाल होती है उसको निकाल दी जाती है। लगभग 15 सेंटीमीटर सीरा उसका उखड़ा जाता है और उसको भूमि से ऊपर रखकर शाखा को क्या करता है, भूमि में दबा दिया जाता है। फिर लगभग 1.5 माह बाद में उसमें क्या जड़ें निकलना शुरू हो जाती हैं और इस शाखा को मात्र पौधे से अलग कर वो एक स्वतंत्र पौधा तैयार हो जाता है। ये है दाब कलम का पहला तरीका, सिंपल लेयरिंग। अब दूसरा जो तरीका है वो है शीर्ष दाब। इसे इंग्लिश में टिप लेयरिंग भी कहते हैं। देखिए, एक बड़ी महत्वपूर्ण आपसे बात शेयर करूँगा कि इनके शब्द काफ़ी ऐसे भी हैं, जैसे आपको सिंपल लेयरिंग आप नहीं समझ पाओगे, सिंपल लेयरिंग आप कंफ्यूज हो जाओगे, उसे साधारण दाब कहते हैं हिंदी में। तो इस तरह से यदि आपको दे दिया जाए क्वेश्चन में तो आप वहाँ पर कंफ्यूज होकर कुछ भी लिख कर आ जाओगे। तो हमेशा इंग्लिश के साथ में, हिंदी के साथ में इंग्लिश भी लिखना जरूरी है और इंग्लिश के साथ में हिंदी का भी ध्यान होना जरूरी है, दोनों तरीके से। ठीक है, तो शीर्ष दाब या टिप लेयरिंग जो होती है वो सबसे पहले ब्लैकबेरी, चमेली, रास्पबेरी आदि पौधों में मुलायम शाखों के शीर्ष भाग को मोड़कर, शीर्ष भाग कौन सा होता है? सबसे ऊपरी भाग,
ठीक है, किसी शाखा का सबसे ऊपरी भाग उसको मोड़कर क्या करता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई की छाल हटाकर जमीन में साधारण दाब की तरह दबा देते हैं। यानी कि कोई टहनी होगी, मान लीजिए ये पेन एक टहनी है, इसका जो ऊपरी सिरा है, यहाँ से ये जो ऊपरी सिरा है यहाँ पर मैंने 2.5 सेंटीमीटर छाल को हटा दिया, फिर इसको क्या किया, ज़मीन में दबा दिया, तो यहाँ से एक पौधा तैयार हुआ, इसकी जड़ें निकल गई और एक स्वतंत्र पौधा नया तैयार हो गया। ठीक है, सेम प्रोसेस है साधारण दाब की तरह। फिर आता है नंबर 3, सर्पाकार दाब। सर्पाकार दाब में क्या होता है, कंपाउंड और सर्पेंटाइन इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, कंपाउंड या सर्पेंटाइन कहते हैं। कभी कभी पौधों की लंबी शाखाओं को साधारण दाब की तरह 2 या 3 स्थानों पर 2.5 सेंटीमीटर चौड़ाई में छाल निकालकर उन स्थानों को भूमि में दबा दिया जाता है। नियमित देखभाल से इन स्थानों पर जड़ें निकलने पर इन्हें अलग अलग काटकर भूमि में लगा दिया जाता है। इस विधि द्वारा एक ही शाखा से अधिक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। क्या कर रहे हैं, पहले हम क्या कर रहे थे, किसी एक शाखा को पकड़ रहे थे और उसी एक शाखा को हम क्या कर रहे थे, 2.5 सेंटीमीटर छाल निकाल रहे थे। लेकिन सर्पाकार दाब में क्या होता है कि इसमें कोई एक शाखा है, उसकी 3 जगह से 2.5 सेंटीमीटर की छाल को निकाल रहे हैं। फिर उसी शाखा को, उसका जो छाल निकाला हुआ भाग है उसको हम क्या कर रहे हैं, ज़मीन में दबा दे रहे हैं और वहाँ से जब जड़ें निकल रही है तो उन शाखाओं को अलग करके एक एक को क्या कर रहे हैं, अलग रूप से ज़मीन में नए या फिर नर्सरी में नए रूप में नए पौधे बनकर जब तैयार हो जाता है तो उसे लगा रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए स्ट्रॉबेरी, मोगरा और चमेली, ये इन 3 जो पौधे हैं इनमें सर्वाधिक इस प्रकार का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़े, अब आता है ट्रेंच दाब या फिर ट्रेंच लेयरिंग। इस विधि में समूची शाखा या वृक्ष को नाली बनाकर दबा दिया जाता है, यानी कि जमीन में नाली बनाकर दबाते हैं। ठीक है, तो किसी एक वृक्ष की शाखा को उसकी छाल उतारकर फिर क्या करते हैं, इसमें छाल नहीं उतारते हैं तथा टहनी के हर गांठ से जड़ वह प्रवाह निकलता है जिससे नए पौधे का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि किसी शाखा को नाली बनाकर दबा देते हैं, फिर उसके जहाँ गांठ होती है, गांठ वाले भाग से जड़ें निकलना शुरू हो जाती है और एक नया पौधा बन जाता है। यह विधि पुराने वृक्षों से तैयार करने पर भी उपयोग लेते हैं, जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू आदि में इनमें प्रयोग की जाती है। अगली है माउंट या स्टूल दाब। माउंट या स्टूल दाब में क्या होता है कि इसमें पौधे को उसके सुषुप्त काल में भूमि के पास से काट दिया जाता है। ऐसा करने से तने से छोटी छोटी अनेक शाखाएं निकलना शुरू हो जाती हैं। अनेक शाखाएं निकलती हैं। जब शाखाएं 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जावे तो उनकी जमीन के पास से 2 से 2.5 सेंटीमीटर आकार की छाल निकालकर उन पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ाते हैं। ऐसा तैयार किया जाता है। छाल हटे भाग को मध्य में रखकर उस पर गीली मौज घास आती है। मौज घास एक अलग तरीके से आती है, आप गूगल पर देख लेना। उसको क्या करते हैं, मौज घास को अल्काथीन के टुकड़ों के साथ लपेट कर बांध देते हैं। कुछ समय बाद जड़ें निकल आने पर उसे काट कर भूमि में लगा दिया जाता है। ये थे अभी हमने बात की दाब कलम लेयरिंग के तरीके। अब यहाँ से शुरू हो जाता है ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग का टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा है। ग्राफ्टिंग का टॉपिक जो है वो काफ़ी लंबा है और मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ्टिंग के बारे में बता देता हूँ इसी क्लास में। इसे हिंदी में उपरोपण कहते हैं। तो प्रवर्धन की इस विधि में पौधा साधारणतया 2 भागों से निकलकर बनता है। इसमें क्या, एक तो अलग भाग होता है और दूसरा अलग भाग होता है, यानी कि 2 भागों से मिलकर एक पौधा तैयार होता है। एक मूलवंत जो बीजू तथा निम्न श्रेणी का होता है तथा इसके ऊपर जोड़े जाने वाला दूसरा भाग उच्च श्रेणी का या फिर मात्र या पैतृक गुणों का सांकुर होता है, यानी कि एक टहनी होती है। ऐसी सभी विधियां जिसमें मूलवंत व सांकुर डाली जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है उसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहा जाता है। क्या होता है कि ऐसी जो विधियां जिनमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो मूलवंत और एक सांकुर को सकायन भी कहते हैं। तो सकायन डाली को जोड़कर नया पौधा तैयार किया जाता है, उसे उपरोपण या ग्राफ्टिंग कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि यहाँ सांकुर की एक कली को इंग्लिश में कहते हैं बड़, हमेशा याद रखना बड़, कली यानी बड़। तो बड़ के रूप में प्रयोग करने पर कलिकायन
और जो उस पर अलग अलग रूप में जो कलिकाएँ निकलती हैं उसे पूरे झुंड को क्या कहते हैं, कलिकाएँ कहते हैं, बडिंग कहते हैं, तो वो कलिकाएँ कहलाता है। ग्राफ्टिंग दो प्रकार से होती है, एक तो होती है अटैच्ड और या फिर इसे बेड कलम भी कहते हैं, और दूसरा जो तरीका होता है वो डिटैच्ड, इसे इंग्लिश में इनर्चिंग भी कहते हैं, अटैच्ड ग्राफ्टिंग को, और हिंदी में इसके दो नाम हैं, अटैच्ड या बेड कलम, या इंग्लिश में इनर्चिंग, और डिटैच्ड को कहते हैं, डिटैच्ड ग्राफ्टिंग ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये है ग्राफ्टिंग का थोड़ा सा पार्ट जो आज हमने समझ लिया है। कल हम नेक्स्ट क्लास में इसके जो प्रकार हैं और किस तरीके से ग्राफ्टिंग का प्रयोग किया जाता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए छोटी छोटी क्लास के माध्यम से मैं आपको जो अपना चैप्टर है इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। हम अब धीरे धीरे इनको कुछ प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे ताकि आपको सीखने को मिले। तो अब कुछ शॉर्ट वीडियो होंगे जिनके माध्यम से मैं आपको इनको एक एक करके सिखाता भी जाऊंगा। ठीक है, तो मुझे जितना एक्सपीरियंस है उसमें आपको भी फ़ायदा मिल जाए और कुछ चीज़ें आपको भी सीखने को मिले। ठीक है, मिलते हैं नई क्लास के माध्यम से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।